नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश चंद्र जाट और आज अपन बात करेंगे इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में अपन बात करेंगे अपन मेवाड़ की। तो मेवाड़ रियासत जो है, उस मेवाड़ रियासत के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मेवाड़ इतिहास जो है, उस मेवाड़ इतिहास की जो मेवाड़ रियासत है उसके बारे में थोड़ा सा अपने को देखना होगा। और उससे भी पहले अपन दोस्तों एक बात देखते हैं कि राजस्थान जो था, उस राजस्थान के अंतर्गत कुल रियासतें कितनी थी, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे और कुल ठिकाने कितने थे, इन सभी की छोटी सी जानकारी अपने पास में होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को अपन कमिश्नरी भी कह सकते हैं, या अंग्रेजों का जो कमिश्नर बैठता था उसको केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश केवल एक था। और बात करते हैं अपन ठिकाने की। तो ठिकाने कितने थे? तो ठिकाने राजस्थान के अंतर्गत 3 ठिकाने थे दोस्तों। कितने थे? 3 ठिकाने। अपन बात करेंगे 3 ठिकाने कौन कौन से है, कौन सा ठिकाना कहां पर है, इसकी फिर अपन चर्चा करेंगे। और रियासतें थी कुल राजस्थान में, तो राजस्थान में रियासतें थी दोस्तों अपने पास में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 19 रियासतें थी। अपन जब 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ लेते हैं तो राजस्थान के पूरे इतिहास को अपन जान पाते हैं। तो इसमें भी अपने को यह देखना है कि जो इंपोर्टेंट कौन है और कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं केंद्र शासित जो प्रदेश था। सबसे पहला जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है वो है अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा, मारवाड़ अलग चीज है और मेरवाड़ा अलग चीज है और मारवाड़ अलग चीज है। ये ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र था अजमेर में, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? मेरवाड़ा शब्द के नाम से जानते हैं। और अपने पास में ठिकाने थे कुल 3 ठिकाने कौन कौन से थे? अपने को एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, नकुल ध्यान में रखना है अपने को दोस्तों। ध्यान में रखना, जो नकुल है उस नकुल में देखेंगे अपन न से क्या बना देंगे? नीमराणा। न से बना देंगे नीमराणा। कु से हो जाएगा अपना कुशलगढ़ और ल से हो जाएगा दोस्तों अपना लावा। बात करते हैं दोस्तों कि जो 3 ठिकाने थे अपने, नीमराणा कहां पर पड़ता है? तो नीमराणा अलवर के अंतर्गत पड़ता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ पड़ता है। और लावा के दोस्तों 2 फैक्ट हैं। एक, जो लावा जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले लावा जो है जयपुर के अंतर्गत पड़ता था। क्यों? ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है कि जब जयपुर रियासत का जो विलय हुआ था राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत, तो उस समय लावा को जयपुर के साथ में राजस्थान के एकीकरण में मिलाया गया था। तो ये बिल्कुल पूरा साक्ष्य हो जाता है कि लावा पहले कहां पर था? जयपुर में था। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में जो ये आपका लावा जो ठिकाना है, ये वर्तमान में अपना कहां पर है? टोंक जिले में है। टोंक एक रियासत भी है दोस्तों, जो राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ेंगे। टोंक रियासत जो है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और बात करते हैं अपन आगे और कि रियासतें थी वो कितनी थी? कुल 19 थी। तो एक एक करके अपन सारी रियासतों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उससे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो 19 रियासत है उनमें सबसे पुरानी रियासत की बात की जाए या सबसे प्राचीन रियासत की बात की जाए तो सबसे पुरानी रियासत है अपनी मेवाड़ रियासत दोस्तों। मेवाड़ रियासत जब राजस्थान के अंदर कोई भी एक भी प्रकार की या कोई सी भी रियासत नहीं थी, उस समय अपने पास में मेवाड़ रियासत की स्थापना होती है। और मेवाड़ रियासत जो है सबसे प्राचीन रियासत है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे नवीनतम। तो सबसे नवीनतम रियासत की भी अपन बात करेंगे और सबसे छोटी रियासत की भी बात करेंगे, सबसे बड़ी रियासत की भी बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भी देखेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जरूर होगी कि जनसंख्या की दृष्टि से जयपुरी जो रियासत थी, ढूंढार प्रदेश था अपना, वहां पर जो कछवा वंश ने शासन किया था, तो जयपुर रियासत जो है वो रियासत अपनी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों। और बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, तो मेवाड़ की बात करते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो मारवाड़ रियासत के ओब्लिक में अपन ये भी पढ़ते हैं कि जोधपुर रियासत। जैसे मेवाड़ रियासत के ओब्लिक में पढ़ेंगे अपन उदयपुर रियासत, क्योंकि जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, और यहाँ पर 1605 में अपने को जब जहांगीर के यहाँ पर अपने को परमिशन मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार की, तो उसके बाद में मेवाड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? उदयपुर रख दिया गया था दोस्तों। तो बात करते हैं अपन मेवाड़ रियासत की। एक छोटी सी जानकारी थी अपनी केंद्र शासित प्रदेश, आप साथ का साथ नोट कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं ताकि आप
कोई सा भी एक बार एनालिसिस अगर साथ के साथ एक बार देख लिया, एक बार लिख लिया और एक बार पढ़ लिया तो 3 बार पढ़ा हुआ कभी भी भूलता नहीं है कोई भी व्यक्ति, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ जो रियासत है, ये रियासत सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही बनता है यहाँ से। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत क्या है? मेवाड़, प्राचीन रियासत। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो प्राचीन रियासत है राजस्थान की मेवाड़, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत अपनी मेवाड़ रियासत है। इस मेवाड़ रियासत की स्थापना किसने की थी, या मेवाड़ रियासत को बसाया किसने था, और बसा कब था मेवाड़? तो मेवाड़ रियासत की स्थापना लगभग अपन बात करते हैं तो 566 ईस्वी के अंतर्गत की थी। और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है गुहिल, गुहिल या गुहादत्त या गुहिल भी कहते हैं इसको। लेकिन मेवाड़ जो शब्द है वो शब्द आज की डेट में अगर मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ 4 जिले हैं मेवाड़ के, जिनको भी अपन देखते हैं। मान लीजिएगा आपकी मेवाड़ रियासत इस प्रकार की है, ये है आपका मेवाड़। इस मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहला जो जिला लेते हैं अपन वो जिला है आपका उदयपुर, उदयपुर जिला। दूसरा जिला देखते हैं अपन चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला है अपना? चित्तौड़गढ़। तीसरा जो जिला है अपना वो है आपका भीलवाड़ा। और चौथा जिला जो आएगा दोस्तों वो है आपका राजसमंद। राजसमंद एकमात्र जिला ऐसा है जिसके नाम से कोई सा भी शहर नहीं है, फिर भी केवल एक झील के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ है राजसमंद। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब जो मेवाड़ है दोस्तों, ये मेवाड़ पहले क्या था? मेवाड़ का अर्थ क्या है? मेवाड़ का है अर्थ, मेवाड़ का अर्थ है मेर, मेर या मेव जाति, मेव जाति से बाहुल्य क्षेत्र। बाहुल्य का मतलब यह होता है अधिकता, बाहुल्य भी कह सकते हैं या अधिकता भी कह सकते हैं, बाहुल्य क्षेत्र है। जैसे मारवाड़ का अर्थ है मारवाड़, मार का मतलब होता है मरु और मरु का मतलब होता है रेत, रेत से रक्षित प्रदेश वो क्या कहलाया? मारवाड़, मारवाड़। उसी प्रकार से मेवाड़ का अर्थ है मेर या मेव जाति। यहां पर जो मेवाड़ है, ये मेवाड़ में सबसे पहले कौन रहते थे? मेर जाति या मेव जाति के लोग ज्यादा रहते थे। और ये मेर या मेव जाति है, इसी के नाम पर क्या पड़ा था? मेदपाट। क्या पड़ा था? मेदपाट नाम पड़ा था। मेदपाट शब्द जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी का अगर हिंदी नाम देखें मेदपाट का, तो मेदपाट का जो हिंदी नाम है वो है प्रागवाट। क्या है दोस्तों? प्रागवाट। ये जो प्रागवाट है ये आपका हिंदी शब्द है और आपका संस्कृत का जो नाम है वो है मेदपाट। ये मेदपाट कैसे पड़ा और प्रागवाट कैसे पड़ा, इसकी भी अपन चर्चा करते हैं आगे। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि एक पिछले साल जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था मेवाड़ रियासत में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो आपको 4 जिले अगर याद हैं दोस्तों तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाद में आगे बात देखते हैं कि ये जो मेवाड़ है, ये जो मेवाड़ है, ये मेवाड़ सबसे पहले आपकी राजधानी किसकी रही थी? ये राजधानी शिवी जनपद, शिवी जनपद महाभारत काल में ये जो आपका मेवाड़ है, आप कोई सी भी आकृति को एक नाम दे सकते हैं मेवाड़, ऐसा फैला हुआ है मेवाड़। इस मेवाड़ जो है ये मध्यमिका कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्यमिका। मध्यमिका राजधानी थी। मध्यमिका आज वर्तमान में क्या है? नगरी। अपने चित्तौड़गढ़ जिले में कोटा हाईवे पर एक गांव पड़ता है जिसको अपन सभ्यता में भी आपने देखा होगा। मेवाड़ के अंतर्गत मध्यमिका या नगरी जो गांव है, यहाँ पर नगरी सभ्यता से सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों के ऊपर अंकित था कि ये शिवी जनपद की क्या थी? राजधानी थी। किसकी थी? शिवी जनपद की। पहले क्या होता था कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले महाभारत काल में जनपदों में बटा हुआ था। अगर अपन भारत की हिस्ट्री देखते हैं, भारत का इतिहास जानते हैं तो उसमें जनपद पढ़ने पड़ते हैं अपने को। उन जनपदों में शिवी जनपद, शिवी जनपद की क्या थी? ये जनपद की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। शिवी जनपद की राजधानी, राजधानी थी। कौन थी? मध्यमिका या नगरी कहते हैं। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में नाम है इसका नगरी। वर्तमान में नाम है नगरी, मध्यमिका। और ये जो मध्यमिका है, चित्तौड़ के आगे कोटा हाईवे पर एक गांव है जिसका नाम पहले मध्यमिका था, शिवी जनपद की राजधानी थी। अब बात करते हैं कि मेवाड़ जो है, उस मेवाड़ की राजधानियां कितनी रही थी?
मेवाड़ की कुल राजधानियां रही थी मेवाड़ की कुल राजधानियां रही थी 9। मेवाड़ की कुल राजधानियां, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है राजधानियां जिसकी 9 रही थी, सर्वाधिक राजधानियां रही थी 9। कितनी रही थी दोस्तों? 9 ही रियासतों, 9 ही जो राजधानियां, उन सभी को अपन एक बार देखेंगे नाम लिखकर कि ये जो राजधानियां हैं, ये राजधानियां किस किस ने बनाई थी, कब कब बनाई थी और किस किस कारण से राजधानियां बनी थी। इसको भी अपने को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी पिछले साल जो पेपर लगा था अपना ईओ और आरओ का जो पेपर कैंसिल हो गया था, अभी वापस लगा था, उस पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ की 7वीं राजधानी कौन सी थी, महाराणा प्रताप ने राजधानी कौन सी बनाई थी, कब बनाई थी। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यहीं से पूछा जाता है। अगर बड़े हाई लेवल की भर्ती की बात करें, जैसे आरएस मेंस वगैरह इनकी, तो इनमें जरूर साक्ष्य पूछे जाते हैं कि मेवाड़ में जो शासक हैं वो शासक सूर्यवंशी हैं। तो सूर्यवंशी होने का जो प्रमाण है वो प्रमाण कहां से मिलता है? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम प्रमाण भी देखेंगे, मेवाड़ की राजधानियां भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं अपन मेवाड़ जो शब्द, मेवाड़ जो राजधानी अपने रियासत है, इस मेवाड़ रियासत की राजधानी कौन सी थी? सबसे पहली राजधानी बात करें तो सबसे पहली नंबर 1 पर राजधानी है वो कौन सी है? आपकी नागदा। नागदा राजधानी, ये नागदा राजधानी जो है ये बनाई थी किसने? आपकी कालभोज ने। किसने बनाई थी? कालभोज। कालभोज का दूसरा नाम है या इसी का नाम है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल। लेकिन एक विरोधाभास यहां पर भी है कि कालभोज और बप्पा रावल को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत दोनों अलग अलग आदमी बताए गए हैं, जबकि बाकी सारे के सारे इतिहासकार क्या बताते हैं कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति है। इस मेवाड़ इतिहास, मेवाड़ का जो इतिहास है, इसको सबसे पहले जानने की कोशिश की थी, वो कोशिश दो इतिहासकार थे। एक पहला इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल, दूसरा इतिहासकार जिसको घोड़े वाला बाबा कहते हैं, राजस्थान का इतिहासकार का जनक कहते हैं, वो है आपका कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये जो मेवाड़ के शासक है, ये मेवाड़ के शासक सारे के सारे क्या है? सूर्यवंशी है, और उसने प्रमाणित किया था सूर्यवंशी है और ये राम के वंशज हैं। ऐसी बात किसने बोली थी दोस्तों? ऐसी बात बोलने वाला आदमी था कर्नल जेम्स टोड। और अबुल फजल ने कहा था कि ये जो मेवाड़ के जो शासक हैं, ये मेवाड़ के शासक ईरान के नौशेखा के वंशज हैं। नौशेखा के क्या है? वंशज है ईरान के, जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। कर्नल जेम्स टोड की बात को सर्वोपरि मानता है सारे के सारे इतिहासकार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं। दूसरी राजधानी थी जिसका नाम था आहड़। आहड़ कहां पर पड़ता है दोस्तों? आहड़ उदयपुर में पड़ता है, और उदयपुर के अंतर्गत ही इसको राजधानी किसने बनाया था? तो राजा अल्लट ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा अल्लट। अल्लट जो था उसने क्या बनाया था? मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी, आहड़ को बनाई थी। तीसरी राजधानी की बात करें दोस्तों, तो अपन तीसरी राजधानी है आपकी चित्तौड़गढ़। कौन सी है? चित्तौड़गढ़। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ 2 बार राजधानी बनेगा मेवाड़ की, और उदयपुर भी 2 बार राजधानी बनेगा। अंतिम बार में जब 8वीं बार राजधानी बनता है चित्तौड़गढ़, अगर उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ रह जाता तो चित्तौड़गढ़ आज क्या होता? संभाग होता। क्योंकि उस समय जब विलय हुआ था तो उस समय सारे संसाधन, सारी की सारी सेना, सारे के सारे राजपाट जो कहां पर होते? चित्तौड़गढ़ में होते। लेकिन चित्तौड़गढ़ वहां पर उस समय राजधानी नहीं था, और उदयपुर राजधानी बनने के कारण उसको क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। आज सबसे बड़ा जिला है अपने मेवाड़ का वो उदयपुर है। जनसंख्या में देखें, संसाधनों में देखें, किसी भी प्रकार से देखें, तो यह बनाया था रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह ने, रावल जेत्र सिंह ने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी चित्तौड़ को। यह रावल जेत्र सिंह के लिए कहा जाता है कि चित्तौड़ का प्रथम विजेता जो है उसको जेत्र सिंह को मानते हैं कुछ इतिहासकार, लेकिन उससे पहले चित्तौड़ को कालभोज ने जीत लिया था, और कुछ लोग जेत्र सिंह को बताते हैं। तो इसका भी पूरा सबूत नहीं मिलता है अपने को। चौथी जो राजधानी बनती है दोस्तों, वो अपनी बनती है चित्तौड़ के बाद में उदयपुर। उदयपुर राजधानी बनती है। ये उदयपुर जो राजधानी है ये किसने बनाई थी? उदय सिंह ने बनाई थी। उदय सिंह ने। किसने बनाई थी? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने जब उदयपुर राजधानी बनाई थी, उसके बाद में उदय सिंह ने 5वीं राजधानी बनाई थी, जिसको कहते हैं अपन गोगुंदा। गोगुंदा भी राजधानी हुई थी। गोगुंदा एक ऐसी राजधानी है जहां पर महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्याभिषेक भी होता है और राजधानी भी रहता है। तो इसका भी बनाने वाला कौन था? उदय सिंह था। 6ठी जो राजधानी बनाई थी गोगुंदा के बाद में, वो बनाई थी आपकी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजधानी बनती है। और 7वें नंबर की जो राजधानी बनती है दोस्तों, वो बनती है चावल।
चावंड आप लोग जानते ही हो, महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंड को, और चावंड एक भील पुरुष था, उसके नाम पर रखा गया था। लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने इसको राजधानी बनाई थी, तब से इसका नाम क्या पड़ गया था, चावंड पड़ गया था। 8वें नंबर की जो राजधानी है वो वापस कौन बनता है, चित्तौड़गढ़ बनता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ इसकी क्या बनता है, 8वीं राजधानी बनता है। और 9वीं जो राजधानी बनती है वो वापस कौन से बनती है, उदयपुर। इस प्रकार से उदयपुर राजधानी बनती है 9वीं। अब देखते हैं कि कुंभलगढ़ किसने बनाई थी, कुंभलगढ़ और चावंड दोनों किसने बनाई थी, महाराणा प्रताप ने बनाई थी, महाराणा प्रताप ने, दोनों राजधानी किसने बनाई थी, महाराणा प्रताप ने बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। और जब अपन राजस्थान के कला संस्कृति के अंतर्गत कुंभलगढ़ को देखते हैं तो कुंभलगढ़ जैसा कोई दुर्ग नहीं है। जैसे राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग अपने चित्तौड़ में चित्तौड़ दुर्ग को कहते हैं, उसी प्रकार चित्तौड़ के बाद में मेवाड़ का जो सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में आता है वो दुर्ग कौन सा है, आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग की ऐसा कहा जाता है, कुंभलगढ़ की दुर्ग की जो दीवार है वो दीवार की तुलना किससे, चीन की दीवार से की गई है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसके ऊपर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। आप जब राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगली जो चित्तौड़ राजधानी बनाता है वो कौन बनाता है, महाराणा प्रताप के बाद में उनके वंशज आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह जी ने क्या बनाई थी, चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। लेकिन इसके बाद में जब शाहबाज खां यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तो उस समय वापस इसको कौन बनाता है, भीम सिंह ने क्या बनाई थी, उदयपुर को राजधानी बनाई थी। भीम सिंह ने उदयपुर राजधानी बनाई। ये राजस्थान में मेवाड़ रियासत की अंतिम राजधानी थी उदयपुर दोस्तों। तो इस प्रकार से अपनी 9 राजधानियां हैं मेवाड़ की। इनको कुल अपने सारे के सारे शासकों को अपने को देखना पड़ेगा विधिवत रूप से और पूर्ण रूप से अपन इनको पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बनाए रखें और आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाए। और हाँ, बीच में एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं वो सारे के सारे इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर पसंद आती है तो कमेंट भी करके बताएं इसमें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। मेवाड़ की जो 9 राजधानियां हो गई थी, इसके बाद में अपन देखते हैं कि 2 इतिहासकार आते हैं और वो बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं और वो क्या बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि मेवाड़ के ऊपर किसने शासन किया था और जो वंश शासन करने वाला था उस शासकों को सूर्यवंशी है या नहीं है, इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला जो आपका इतिहासकार आता है वो आता है अबुल फजल। कौन आता है, अबुल फजल। यह आदमी ऐसा था जिसने कई युद्ध देखे थे और कई प्रकार की रचनाएं लिखी थी इसने, और अपने इतिहास को इसने थोड़ा सा छेड़छाड़ अलग ही प्रकार से भी किया था अबुल फजल ने, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं था, फिर भी कुछ अलग बताया गया है। क्योंकि बार के बार ही ये होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। जब भी अगर कोई मेवाड़ के जैसे अपने जो राजस्थान के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने सही तरीके से फैक्ट में, और आज की अपनी जो राजस्थान की बुकें चल रही है एनसीईआरटी की, उन बुकों में अपने को अच्छे तरीके से प्रमाण देखने को मिलते हैं कि वास्तविकता क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल ने कहा था कि यह मेवाड़ के जो शासक है यह ईरान के नौशेखा के वंशज हैं। केवल इन्होंने ही कहा था और किसी भी इतिहासकार ने नहीं कहा था, तो इनकी बात इतनी ज्यादा आगे नहीं चली थी दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं अपन, दूसरा जो इतिहासकार आता है वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों राजस्थान का इतिहास का पितामह भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को अपन घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। महान इतिहासकार भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्ण तरह से इतिहास लिखा था राजस्थान का। कर्नल जेम्स टोड जो हैं, इन्होंने कहा था कि यह सूर्यवंशी है और सूर्यवंशी के अलावा यह राजा शिलादित्य के वंशज हैं। भाई शिलादित्य के वंशज हैं, तो अब अपने को यह देखना रह गया कि शिलादित्य जो राजा हैं वो शिलादित्य राजा कहां का है, कैसे आया है, और ये इसके वंशज मेवाड़ के शासक है वो किस प्रकार से हुए हैं, इसकी भी अपन छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि शिलादित्य है वो शासक कहां का था। ये शिलादित्य जो है ये गुजरात का शासक था। गुजरात में एक वल्लभी नगर पड़ता है जो आज की डेट में वल्लभ नगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में वल्लभी नगर जो है वो उस समय पूरे भारत में जनपदों में बटा हुआ था, तो एक नई राजधानी बनाता है, और नई राजधानी किस प्रकार से बनाता है उसकी चर्चा अपन देखते हैं। देखो, सूर्यवंशी होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम है
विवस्वान, विवस्वान। ये जो विवस्वान है ये किससे प्राप्त हुआ था, किससे उत्पन्न हुआ है? ये सूर्य से उत्पन्न हुआ है। विवस्वान है वो सूर्य से उत्पन्न होता है, और सूर्य से उत्पन्न होता है। इसके बाद में विवस्वान के जो बाद में शासक आता है, इसका जो वंशज बनता है वो कौन होता है? दशरथ। राम के पिता दशरथ, दशरथ थे। दशरथ के जो बाद में जो वंशज बनते हैं, दशरथ जी के तो पुत्र थे और भी थे, लेकिन राजा कौन बने थे? राम बने थे, क्योंकि वनवास भी तो इन्होंने ही भोगा था, तो राजा भी तो यही बनेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं अपन राम के जो वंशज थे वो थे, एक का नाम था लव, एक का नाम था कुश। ये लव और कुश जो है, इस कुश का 108वां वंशज, 108वां वंशज, 108वां वंशज था, वो था विजय भूप। कौन था? विजय भूप। इस विजय भूप ने, जब देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना जैसे भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे में यहां पर कौन पड़ता है? आपकी अयोध्या। ये जो अयोध्या है, ये अयोध्या यहां से लगाकर और इस विजय भूप तक, इन सब की जो राजधानी रही थी, वो राजधानी कौन रही थी? अयोध्या रही थी दोस्तों। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, जब विजय भूप यहां पर शासक बनते हैं अयोध्या के, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुजरात के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है वल्लभी, वल्लभी नगर। इस वल्लभी नगर को राजधानी किसने बनाया था? विजय भूप ने बनाया था। तो विजय भूप ने अपनी राजधानी कौन सी चेंज की थी? वल्लभी नगर। अयोध्या से कौन सी चेंज कर दी थी? वल्लभी नगर। वल्लभी नगर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो विजय भूप था। और ये विजय भूप कौन है? देखो सूर्य के वंशज चल रहे हैं, अभी अपना निकल के आएगा शिलादित्य कहां से आता है। ये वल्लभी नगर है। इस वल्लभी नगर के बाद में इस वल्लभी नगर को राजधानी बनाता है। उसके तत्पश्चात यहां पर राज करता है, कौन करता है राज? आपका विजय भूप। विजय भूप यहां पर आ गया है, और यहां पर स्थान कौन सा है? वल्लभी नगर। ये वल्लभी नगर कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जीजे आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी चीजें केवल आपको मुंह पे याद रहेगी। ठीक है दोस्तों। यहाँ का शासक कौन है? विजय भूप। ये विजय जो भूप है, इसके बाद शासक आता है, वो शासक कौन बनता है? शिलादित्य। शिलादित्य। ये शिलादित्य जो शासक बनता है, और इसी के लिए कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं इसके लिए, कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? जेम्स टोड ने कहा था कि ये जो मेवाड़ के जो शासक हैं, ये सूर्यवंशी है, शिलादित्य की संतानें हैं। जेम्स टोड ने कहा था ये बात। जेम्स टोड ने क्या कही थी ये बात? कि ये शिलादित्य के वंशज हैं। अब शिलादित्य के वंशज हैं, तो शिलादित्य के वंशज कैसे हुए? ये तो गुजरात के हैं, अपन राजस्थान में रहते हैं, मेवाड़ रियासत है, इनका क्या लेना देना है? जब शिलादित्य राजा बनता है, एक नक्शा और बनाता हूं छोटा सा, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि शिलादित्य की क्या करवानी पड़ेगी? अपने को शादी करवानी पड़ेगी, धूमधाम से विवाह करवा के अभी रजवाड़ा चेंज कर देते हैं इनका। यहाँ पर गुजरात है, और गुजरात में कौन सा है? वल्लभी। वल्लभी का शासक कौन है? शिलादित्य। यहाँ पर राजस्थान आ जाता है अपना, यहाँ पर ये राजस्थान है, आरजे। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आबू। आबू के जो शासक थे वो थे परमार वंश। कौन थे? परमार वंश। परमार वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती नाम था। इस पुष्पावती की शादी है वो किसके साथ होती है? वल्लभी के जो शासक थे जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य। इस शिलादित्य के साथ में किसकी शादी हो जाती है? आपकी पुष्पावती की शादी हो जाती है। जब पुष्पावती की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद में इनके पुत्रियां हुई थी, 6 पुत्रियां हुई थी। 6 पुत्रियों के बाद में भी इनके लड़का नहीं हुआ था। तो जब आखिरी बार 7वीं बार में जब गर्भवती थी पुष्पावती, तो उस समय इन्होंने पुष्पावती कहाँ की थी? अपने आबू राजस्थान की थी। आबू कहां पर पड़ता है? अपना सिरोही में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? सिरोही में, जिसको राजस्थान के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, आबू को। ठीक है दोस्तों। तो जब पुष्पावती यहां से गर्भवती थी और यह गुजरात से आती है, वो कहां पर? अपने आबू। आबू में कहां पर आती है दोस्तों? इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं दोस्तों। अब यहां पर गुजरात में आती है, गुजरात से आती है, और राजस्थान में यहां पर एक माता है जिसका नाम है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता। ये जो अर्बुदा माता है दोस्तों, इस अर्बुदा माता का यहां पर एक खासियत थी कि यहां पर मन्नत मांगने से क्या होता है? लड़का होता है। ऐसी धारणा थी लोगों की। तो पुष्पावती भी यहां से गुजरात से कहां आती है?
अर्बुदा माता के यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आती है। लेकिन जब तक पीछे यहाँ पर वल्लभी नगर पर किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण। जब अरबों का आक्रमण होता है, देखो दोस्तों, अपन राजस्थान का इतिहास पढ़े, चाहे अपन राजस्थान की कला संस्कृति पढ़े, राजस्थान की कला संस्कृति में आप जब चित्र शैलियां पढ़ोगे तो चित्र शैलियों में भी कारण रहता है अरबों का आक्रमण। और इतिहास में भी जब राजस्थान में सर्वप्रथम जो नींव पड़ी है एक रियासत की, मेवाड़ रियासत की, तो उस समय भी अरबों का पूरा योगदान है। क्योंकि अरब अगर मान लो यहाँ पर आक्रमण नहीं करते तो वल्लभी नगर का जो शासक था शिलादित्य वो नहीं मारा जाता, और पुष्पावती वहां से आई थी कहां पर? अर्बुदा माता के यहाँ पर, और फिर राजस्थान में ही रह गई थी। ठीक है, तो अरबों का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण। जब अरबों का आक्रमण होता है वल्लभी नगर पर, तो शिलादित्य क्या होता है? मारा जाता है, अरबों की जीत हो जाती है। यह बात पता पड़ती है किसको? पुष्पावती को। अब राजपूतों में एक प्रचलन था कि जो महिला जिसका पति मर जाता है उसको सती होना है, और सती होना है लेकिन वो गर्भवती है तो सती नहीं हो सकती, और पति मरने के बाद में वो पीहर में भी नहीं रह सकती और पति के घर पे भी नहीं रह सकती। तो इन तीनों नियमों का पालन करने वाली थी पुष्पावती थी। पुष्पावती ने तीनों ही नियमों का पालन किया, और ये कहां पर आई थी? राजस्थान में आई थी। और राजस्थान में पहले कहां पर थी? अर्बुदा माता के यहाँ पर थी, अर्बुदा माता के यहाँ पर थी। और यहाँ पर से वापिस ये कहां जाती है? थोड़ा सा आगे एक प्रदेश पड़ता है जिसका नाम था वीरनगर। वीरनगर में आती है कौन? पुष्पावती। पुष्पावती आती है, इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि आगे अपन जो पहला शासक पढ़ेंगे अभी गुहिल पढ़ेंगे, तो गुहिल की जो माता होगी वो कौन होगी? पुष्पावती होगी। आगे का इतिहास देखते हैं दोस्तों अपन। वीरनगर जो है यहाँ पर एक कमला ब्राह्मणी थी। कौन थी? कमला ब्राह्मणी। कमला ब्राह्मणी के यहाँ पर रहती है पुष्पावती, और इसका लालन पालन करती है। जब इसको पुत्र की प्राप्ति होती है वीरनगर में, पुष्पावती के क्या होता है? एक पुत्र जन्म लेता है। पुष्पावती के पुत्र प्राप्ति होती है। क्या होती है? पुत्र प्राप्ति होती है। और पुत्र प्राप्ति के बाद में जब दोस्तों पुत्र होता है तो पुत्र का नाम क्या रहा था? ये जो कमला देवी है, कमला देवी इस पुष्पावती का जो पुत्र था, जिसको कहां पर रखती थी दोस्तों? गुफा में रखती थी। कहां पर रखती थी? गुफा में। गुफा में रखने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गुहिल। गुहिल नाम पड़ा। जो राजस्थान में मेवाड़ रियासत का सबसे पहला सर्वप्रथम जो शासक बना, सर्वप्रथम जिसने मेवाड़ रियासत की स्थापना की, या यूं कह दें अपन गुहिल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुहिल थे, जिन्होंने अपने स्वयं के नाम के ऊपर क्या रखा था? अपने वंशज का या अपने वंश का नाम रखा था गुहिल, या इसी को कहते हैं गुहिलादित्य। गुहिलादित्य कहते हैं, क्योंकि द्वितीय नाम इसलिए लगाया था क्योंकि शिलादित्य इसके पिताजी का नाम था, इसलिए इसने अपने पीछे द्वितीय लगाया था। गुहिल वंश ने यहाँ पर सर्वप्रथम शासक किया था। इस प्रकार से गुहिल वंश की स्थापना होती है, और वो लगभग कहां पर होती, कब होती है? 566 ईस्वी के अंतर्गत होती है। जो मैंने लिखा था मेवाड़ रियासत की स्थापना 566 ईस्वी में, तो कौन करता है? संस्थापक कौन होता है? यहाँ पर गुहिल होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि गुहिल यहाँ पर जो स्थापना करते हैं गुहिल वंश की, उसके बाद क्या होता है? मेवाड़। आगे देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ जो है इसका जो रियासत है उसमें गुहिल वंश की स्थापना करता है। गुहिल वंश की स्थापना, या फिर ऐसे कह सकते हैं अपन, गुहिल को क्या कहते हैं? गुहिल को आदि पुरुष भी कह सकते हैं। किसका? गुहिलादित्य को क्या कहते हैं? गुहिल वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं, मेन पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने की थी? गुहिल ने की थी। गुहिल वंश की स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब ये जो गुहिल है, इस गुहिल वंश की स्थापना करता है। इसके पिता कौन थे? इसके पिता शिलादित्य थे। और शिलादित्य, और इसकी माता कौन थी? इसकी माता थी पुष्पावती। ये मेवाड़ का प्रथम राजा हो गया है अपना, और जिसके माता पिता का नाम है शिलादित्य और माता का नाम है पुष्पावती। ठीक है दोस्तों, ये मेवाड़ का प्रथम शासक था। इसी ने क्या किया था? इसी ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश, या फिर बाद में धीरे धीरे जो वंशज बदलते गए, उन्होंने सिसोदिया वंश भी अपने साथ में नाम जोड़ा था। तो मेवाड़ के अंतर्गत जो राज करने वाले थे वो पहला और अंतिम भी कौन था? गुहिल वंश था, या फिर इसी को क्या कहते हैं अपन? सिसोदिया वंश भी कहते हैं। सिसोदिया भी एक शाखा निकल के आती है सिसोदिया वंश की जो शाखा निकल के आती है वो गुहिल वंश से ही निकल के आती है। और इन्होंने मेवाड़ के ऊपर
शासन किया था। अब बात करते हैं कि मेवाड़ के जो कुल देवता हैं, मेवाड़ के कुल देवता हैं, उनका क्या नाम है, कुल देवी का क्या नाम है, इष्ट देवी का क्या नाम है, ये सारी चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। मेवाड़ के कुल देवता हैं, उन्होंने आप सभी लोग जानते हैं एकलिंग नाथ जी। आज अपने राजस्थान में जो असम के राज्यपाल बने हुए हैं, उनका उन्होंने जब भी वो वीडियो डालते हैं तो आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट को, वो सबसे पहले कहते हैं जय एकलिंग नाथ जी की। तो ये मेवाड़ के जो ध्याय वाक्य बन चुका था कि एकलिंग नाथ उनका क्या है, कुल देवता है। एकलिंग नाथ जी कहां पर है, कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में है। कैलाशपुरी एक स्थान है जो उदयपुर में पड़ता है दोस्तों, और उदयपुर में उनके कुल देवता का मंदिर है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आता है कि इनकी कुल देवी कौन थी, मेवाड़ के वंशजों की कुल देवी है वो है आपकी बाण माता। ये बाण माता जो अपने बाण माता के दो मंदिर हैं दोस्तों, कितने मंदिर हैं, दो मंदिर हैं। पहला मंदिर है वो है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आप लोग गए होंगे। जो फतेह प्रकाश अपना जो महल है, उस फतेह प्रकाश महल से लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है वो बाण माता के वहां पर जाता है। चित्तौड़गढ़ में है एक मंदिर। दूसरा मंदिर है आपका राजसमंद में है, दूसरा मंदिर बाण माता का। तीसरी बात करते हैं मेवाड़ के कुल देवता और कुल देवी हो गई है, तो मेवाड़ के आराध्य देवता भी तो होंगे। मेवाड़ के आराध्य देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के वंशज हैं वो सारे के सारे क्या करते थे, इनको आराधना करते थे। तो आराध्य देव अलग हैं और कुल देवता अलग है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग ही बताया जाएगा, ध्यान में रखना दोस्तों। आराध्य देवता है गढ़बोर के चार भुजानाथ, गढ़बोर के चार भुजानाथ। अपने मेवाड़ में कहते हैं चार भुजा कहते हैं, अपनी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, कि कहा जा रहे हो तो मैं 4 बजे जा रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अपन धीरे धीरे से परिवर्तन करके उस नाम को थोड़ा सा अलग नाम दे देते हैं, जबकि गढ़बोर के चार भुजानाथ हैं। अगर अगली बात की जाए कि मेवाड़ की आराध्य देवी है मेवाड़ के वंशजों की, वो है आपकी चार भुजा माता। ये चार भुजा माता है, ये कहां पर है, हल्दी घाटी में है दोस्तों, हल्दी घाटी। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है, हल्दी घाटी राजसमंद में है कि उदयपुर में है। 80% लोग उदयपुर में बताते हैं, जबकि हल्दी घाटी कहां पर है भैया, राजसमंद में है, राजसमंद में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हल्दी घाटी में है किसका, चार भुजा माता का मंदिर है। और चार भुजा माता है वो मेवाड़ के वंशज की क्या है, आराध्य देवी है। और आराध्य देवता है वो कौन है, गढ़बोर के चार भुजा है। और मेवाड़ के कुल देवता है, वो कुल देवता कौन है, आपके एकलिंग नाथ जी हैं दोस्तों। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं वापस, आप लोग फिर से समझिएगा इस फैक्ट को, कि मैंने सबसे पहले जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर बनाया था दोस्तों, उसको आपको यही समझाना चाहता हूं। इतिहासकार हैं, दो इतिहासकारों ने बात कही थी, एक तो शिलादित्य के वंशज है, एक ईरान के नौशेखा के वंशज हैं। तो नौशेखा के ऐसे कोई प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन शिलादित्य के प्रमाण 100% मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन ने बात की थी विवस्वान, जो सूर्य है, सूर्य के मतलब सूर्य से उत्पत्ति हुई थी किसकी, एक आदमी की जिसका नाम है विवस्वान। विवस्वान के जो बेटा हुआ था उसका नाम था राजा दशरथ, जो राम के पिताजी थे। राम बनते हैं राजा, राम के जो दो वंशज होते हैं, एक का नाम है लव, एक का नाम है कुश। कुश का जो वंशज 108वां वंशज है उसका नाम क्या था, विजयभूप। और विजयभूप यहां तक 108वें वंशज तक दोस्तों अयोध्या ही इनकी क्या रही थी, राजधानी रही थी। इसके बाद में अपन ने बात की थी दोस्तों कि वल्लभी नगर को कौन बनाता है, अयोध्या छोड़कर वल्लभी को कौन बनाता है, राजधानी बनाता है, कौन बनाता है, विजयभूप बनाता है। विजयभूप के बाद में जो शासक आता है वो शिलादित्य होता है। शिलादित्य वल्लभी नगर का राजा था। इसकी शादी कहां पर होती है, आबू में। परमार वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। जब आबू के यहाँ से शादी होती है तो इनके लड़का नहीं होता है। 6 लड़कियों के बाद में 7वीं बार जब गर्भवती होती है तो उस समय अर्बुदा माता के यहाँ पर क्या जाती है, मन्नत मांगने जाती है। पीछे से आक्रमण हो जाता है किसका, अरबों का आक्रमण में कौन मारा जाता है, शिलादित्य। तो ये यहाँ से ठान लेती है कि अब घर नहीं जाना है
और अपने को जीवन निर्वाह करना है। तो अर्बुदा माता से कहां चली जाती है? वीरनगर में। वीरनगर में इसकी सहायता कौन करती है? कमला ब्राह्मणी करती है। कमला ब्राह्मणी ने इसको लालन पालन किया था। किसका? इसका बेटा हुआ था जिसका नाम रखा था गुहिल। गुहिल नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि कमला देवी इसको डर के मारे कहां पर रखती थी? गुफा में रखती थी। कहां पर रखती थी? गुफा में, जिस कारण से इसका नाम पड़ा था गुहिल। इसके बाद में बात की थी अपन ने कि गुहिल जो मेवाड़ का प्रथम शासक बनता है। तो इस प्रकार से इस पूरी कहानी का सार यहाँ पर निकल के आता है कि गुहिल वंश की स्थापना कैसे होती है और कौन करता है। तो इस प्रमाण से अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ के जो वंश थे वो क्या है? सूर्यवंशी है। एक पहला प्रमाण तो अपने को देखने को मिला कर्नल जेफ टोड की बातों से। दूसरा प्रमाण देखने को मिलेगा, अब अपन जैसे मेवाड़ का इतिहास अपना स्टार्ट है, छोटे छोटे फैक्ट हैं अपने, छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में है। कुल देवी का मंदिर कहां पर है? बाण माता। बाण माता के 2 मंदिर हैं, एक चित्तौड़ में है, एक आप राजसमंद में है। मेवाड़ के आराध्य देवता है वो गढ़बोर चारभुजा नाथ को कहते हैं। और आराध्य देवी है वो कौन है? चारभुजा माता जो हल्दी घाटी में मंदिर है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि और कहां से प्रमाण मिलता है। एक मेवाड़ के झंडे से भी अपने को प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ के झंडे से एक प्रमाण लास्ट और देखेंगे अपन और अपनी बात को समाप्त करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा और फैक्ट है, एक झंडा है मेवाड़ का झंडा जो आज आपके उदयपुर के संग्रहालय में रखा हुआ है। मेवाड़ का झंडा, ये मेवाड़ का झंडा इस प्रकार का बना हुआ था। आप देखेंगे कि झंडा ऐसा भी होता है क्या, लेकिन आप वास्तविकता में सर्च करके देखिएगा, मेवाड़ का झंडा इसी प्रकार से बना हुआ था। और यह मेवाड़ का झंडा है और यहां पर एक चित्र बना हुआ था सूर्य का। किसका चित्र बना हुआ था? सूर्य का चित्र बना हुआ था दोस्तों। ये जो सूर्य का चित्र है और यहां पर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ लिखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ मेवाड़ की जगह पर क्या बताते हैं? चित्तौड़गढ़ भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की बातों को अपन लागू करते हैं क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार चित्तौड़ बताते हैं, बहुत सारे इतिहासकार यहाँ पर मेवाड़ बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन में ये लिखा हुआ है कि यहां पर लिख रखा है जो दृढ़ राखे धर्म, दृढ़ राखे धर्म, ताही राखे करतार, ताही या तीही राखे करतार। इस लाइन का अर्थ यह है कि जो अपने धर्म को दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करता है उसकी परमात्मा भी उसकी रक्षा करता है और परमात्मा भी उसी को रखता है, बाकी नहीं रखता है। इस प्रकार का झंडा बना हुआ है। इस झंडे के ऊपर इस साइड में, एक साइड में तो बना हुआ है भील पुरुष। कौन बना है? भील सेनापति, भील पुरुष कह सकते हैं, सेनापति, जिसके हाथ में क्या है? भाला है दोस्तों। क्या है? भाला है। एक और यहां पर आपको बता दूं मैं, चित्तौड़गढ़ भी लिखा हुआ है यहां पर, ये भी आप लोग ध्यान में रखना थोड़ा सा। यहां पर एक और पुरुष बना हुआ है सेनापति जो क्षत्रिय योद्धा, क्षत्रिय योद्धा, क्षत्रिय योद्धा। ये जो क्षत्रिय योद्धा है इसके हाथ में क्या है? तलवार है। छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन पुरुष बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है, मेवाड़ लिखा हुआ है कि नीचे कौन सा शब्द लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार एग्जामों में पूछ रखा है। मेवाड़ के झंडे के नीचे लिखा हुआ ध्येय वाक्य है, वो ध्येय वाक्य कौन सा है, ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। और भील सेनापति का यहाँ पर चित्र इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर मेर जाति या मेव जाति को जब मारा था, हटाया गया था, तो उस समय वहां का जो शासक था, उस शासक ने भीलों से वादा किया था कि मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तो भीलों से किसी प्रकार का कोई कर नहीं लूंगा। लेकिन इसके बाद निरंतर कालांतर में एक शासक आता है महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड ने भीलों के ऊपर अत्याचार किए थे और महेंद्र सेकंड का जो पुत्र आता है वो बप्पा रावल कालभोज होता है, जिन भीलों को मारा था, अत्याचार किया था। उसी वजह से दोस्तों भीलों ने महेंद्र सेकंड को मृत्यु कर दी थी और हत्या कर दी थी। इस वजह से कालभोज है वो डर के मारे हरित ऋषि की गायें चराते थे और वहां पर अपना जीवन यापन किया था और बड़े होकर फिर बाद में वो शासक बनते हैं जो बड़े धुआंधार शासक बनते हैं। इन सारी बातों की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सब लोगों को अगर ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर करें और अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, इसीलिए निरंतर लगे रहे। सभी को इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।